आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां एवं असफलताओं को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां एवं असफलताएं। सबसे पहले हम भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां देखेंगे। भारत ने 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक नियोजन के युग में प्रवेश किया था और अब तक नियोजन में 67 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस काल में 10 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 3 वार्षिक योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 11वीं योजना चल रही है जो कि समाप्ति की ओर है। योजनाओं में आर्थिक विकास की दशा से भारी राशि एवं विनियोजन किया गया और इस नियोजन काल ने इन 67 वर्षों में भारत ने विकास के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, इन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां, हम इनको पॉइंटों में अध्ययन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यानी प्रारंभिक योजनाओं में आर्थिक विकास की गति धीमी रही, परंतु बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग, कृषि सेवा क्षेत्र एवं व्यापार में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में निरंतर सुधार हुआ। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और उपभोग की क्षमता बढ़ी। कहने का मतलब कि जब देश आजाद हुआ था तब 1947 में हालत बहुत खराब थी। न कारखाने ढंग के चल रहे थे, न खेतों में उपज हो रहा था, न लोगों के पास रोजगार था और जो लोगों की आमदनी थी बहुत कम थी। पर जब सरकार ने आर्थिक योजनाएं बनाई, पहली योजना फिर दूसरी योजना फिर ऐसे करके पंचवर्षीय योजना, तब धीरे धीरे थोड़ा सा हालात बदलने लगा। अब सोचो, जब खेती में ट्रैक्टर आया, कारखाने खुले, लोग नौकरी करने लगे तो सबकी जेब में पैसा बढ़ा। यही कहलाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी पूरे देश की कमाई बढ़ना। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ हर एक आदमी की औसत कमाई बढ़ना। तो कुल मिला के जैसे ही देश में आर्थिक नियोजन आया तो राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। फिर आता है दूसरा पॉइंट, बचत एवं विनियोग दरों में वृद्धि। इसको देखिए, हम इसको सरल भाषा में आसानी समझाएंगे। जब कोई आदमी कमाता है तो 2 चीजें करता है, कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता है। आजादी के शुरुआती समय में लोगों की कमाई इतनी कम थी कि बचत नाम का कोई चीज नहीं था। पर जब योजनाएं आई तो बैंक खुले, पोस्ट ऑफिस में खाते बने, सरकारी योजनाएं आई तो लोगों को समझ आने लगा कि पैसा बचाओ कल काम आएगा। और धीरे धीरे गांव का किसान भी बैंक में पैसा जमा करने लगा और शहर वाला शेयर एवं बीमा में लगाने लगा। और सरकार ने इन पैसों को बेकार नहीं रहने दिया, इन पैसों को उद्योगों, बिजली घरों एवं सड़कों, पुलों में लगाया। यानी लोगों की बचत बनी देश की पूंजी और वही पूंजी बन गई विकास की गाड़ी का इंजन। पहले लोग सोचते थे बचाकर क्या होगा और अब सोचते हैं बचा कर ही देश और घर दोनों आगे बढ़ते हैं। यही है बचत और निवेश दर में बढ़ोतरी की कहानी, जो देश को मजबूती देने में सबसे बड़ा आधार बन गई। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा तीसरा पॉइंट है कृषि क्षेत्र में विकास। आर्थिक नियोजन से कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ। भारत तो खेती प्रधान देश है, यानी हमारी रोटी रोजगार, रोजमर्रा की जिंदगी सब खेती से जुड़ी हुई है। आजादी के बाद खेतों की हालत बुरी थी, न पानी का इंतजाम था, न खाद का, न बीज का। किसान भगवान भरोसे खेती करता था। पर जब आर्थिक योजनाएं बनी तब सरकार ने कहा खेती भी हम विज्ञान बनाएंगे, यानी हम खेती को वैज्ञानिक तरीकों से करेंगे। तब क्या हुआ, नहरें बनाया गया, बांध बनाए गए, ट्रैक्टर आने से बीज सुधरे। तब क्या हुआ, नहरें बनी, बांध बने, ट्रैक्टर आने लगे, बीज में सुधार हुआ, यूरिया डीपी आया और जब हरित क्रांति आई तब जैसे खेत में सोना उगने लगा। पंजाब हरियाणा में गेहूं की फसल रिकॉर्ड तोड़ हुई। अब किसान क्या किया, सरकार से कृषि ऋण लेने लगा, सरकारी योजनाएं समिति बनने लगी, उसमें खाद मिलने लगी और एमपीएस का भरोसा मिलने लगा। पहले जो हम अनाज विदेश से मंगाते थे खुद उगाने लगे, बल्कि दूसरे देश को भेजने भी लगे, नहीं निर्यात करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। ये कैसे संभव हुआ, आर्थिक नियोजन से। यानी आर्थिक नियोजन ने खेती को भगवान भरोसे से निकालकर वैज्ञानिक भरोसे पर खड़ा कर दिया। आज किसान के पास हल नहीं ट्रैक्टर है, बैल नहीं इंजन है और यही भारत की खेती सबसे बड़ी क्रांति है। अब आता है अगला पॉइंट, चौथा, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति। आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई। अब ये कैसे प्रगति हुई, इसको आसान भाषा में समझिए। देश का विकास सिर्फ खेतों से नहीं होता, कारखाने भी चलने चाहिए। अब आजादी के बाद हमारे यहाँ की हालत ऐसी थी कि सुई से लेकर मशीन तक सब बाहर से आता था, न इस्पात, न कारखाना, न बिजली का घर, न कोई बड़ा उद्योग। पर जब आर्थिक नियोजन शुरू हुआ तो सरकार ने कहा अब भारत में बनेगा सब, मेक इन इंडिया। के बाद भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे इस्पात संयंत्र बनाए गए और हिंदुस्तान मशीन टूल्स और भारत में हेवी इलेक्ट्रॉनिक जैसे बड़े उद्योग हुए और इससे देश में लोहे, मशीनों और औजारों का उत्पादन बढ़ा और उसी के साथ लघु उद्योग भी पनपने लगे, जैसे अगरबत्ती, खिलौने, हस्तशिल्प, कपड़ा बुनाई, जो गाँव में रोजगार ले आए। अब गाँव में भी रोजगार मिलने लगा। पहले जो
जो चीजें बाहर से खरीदते थे अब खुद बनाने लगे और यही आत्मनिर्भरता की हुई शुरुआत। यानी हम सरल शब्दों में कहे तो पहले हम दूसरों का सामान इस्तेमाल करते थे, अब दूसरे हमारे सामान का इस्तेमाल करने लगे हैं। और यही है औद्योगिक क्षेत्र में भारत की असली प्रगति, जो आर्थिक नियोजन की सबसे ठोस सफलता मानी जाती है। फिर आता है अगला पॉइंट, 5वां, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अधिकांश उद्योग निजी हाथों में थे, जिससे संसाधनों का समान वितरण नहीं हो पाता था। योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सरकार ने इसे इस्पात, कोयला, भारी मशीन, विद्युत उत्पादन, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की। यानी कहने का मतलब जब आजादी मिली थी तब हमारे देश में ज्यादातर बड़े बड़े कारखाने मिले और बैंक अमीर लोगों के हाथ में थे, यानी मुनाफा भी उन्हीं के पास, फायदा भी उन्हीं के पास था। अब सरकार ने सोचा अगर देश सबका है तो उद्योग भी सबका होना चाहिए। बस यही से शुरू हुआ सार्वजनिक क्षेत्र का जमाना। यानी सरकार ने खुद लोहे का कारखाना, बिजली का घर, रेल, बैंक, बीमा कंपनी, डाक विभाग, टेलीकॉम सब अपने हाथ में ले लिया। अब फायदा ये हुआ कि जो मुनाफा पहले गिने चुने पूंजीपतियों के पास जाता था, अब वही पैसा जनता के काम में आने लगा। क्या हुआ, सरकारी नौकरी भी बढ़ गई और लोगों को भरोसा मिला कि सरकारी संस्था का मतलब स्थिरता और सुरक्षा। यानी सरल शब्दों में हम कहे तो पहले उद्योग अमीरों के लिए थे, अब उद्योग देश के लिए हो गए। और यही सार्वजनिक क्षेत्र की विस्तार असली उपलब्धि प्राप्त हुई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को जनता से जोड़ा और जनता को विकास थे। फिर अगला पॉइंट आता है 6वां, विद्युत उत्पादन में वृद्धि। यानी आर्थिक नियोजन के आने से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई। आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारत में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में विद्युत उत्पादन बहुत सीमित था, जिसके कारण औद्योगिक और कृषि विकास बाधित होता था। लेकिन जब से पंचवर्षीय योजना आई तो विद्युत क्षेत्र में प्राथमिकता मिली। विद्युत क्षेत्र को क्या हुआ, प्राथमिकता मिली। देश में अनेक ताप, जल, परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई, जैसे हीराकुंड हो गया, दामोदर घाटी परियोजना हो गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बड़े बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन संभव हुआ। विद्युत उत्पादन में वृद्धि से न केवल उद्योग बढ़े बल्कि कृषि को भी बल मिला और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की नई रोशनी पहुंची। फिर आता है अगला पॉइंट 7वां, परिवहन एवं संचार के साधनों में प्रगति। आर्थिक नियोजन के आने से परिवहन एवं संचार के साधनों में कैसे प्रगति हुआ, कैसे वृद्धि हुई, इसको देखिए। विकास की गाड़ी तभी चलती है जब सड़क भी बने और बात भी पहुंचे। जब भारत आजाद हुआ था तब कैसी हालात थी, बहुत कमजोर थी। सड़कें क्या थी, टूटी फूटी थी, रेलें कम थी, संचार के नाम पर चिट्ठी का एक सहारा था। लेकिन जब आर्थिक नियोजन आया तब सरकार ने कहा अगर देश को आगे बढ़ाना है तो गाँव-गाँव को जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, रेलवे ट्रैक बिछे, हवाई अड्डे बने और बंदरगाह का विस्तार हुआ और गांव तक पक्की सड़क पहुंची। पहले जहां किसान को अपनी फसल शहर पहुंचाने के लिए हफ्ते लग जाते थे, अब ट्रक में लादकर एक ही दिन में बाजार पहुंचा दो। और पहले क्या था, इसी तरह चिट्ठी भी थी। चिट्ठी आने में कितने दिन लगते थे, 10 दिन, 15 दिन लग जाते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मोबाइल का विस्तार हुआ और क्या हुआ, 1 सेकंड में आपकी बात हो जाती है। जय श्री राम, जैसे भैया, कैसे हो, कुछ भी। कितना टाइम लगता है, ओनली 1 सेकंड का। और आप अपने समस्या को एक दूसरे के साथ सेकंडों में शेयर कर सकते हैं। यानी आर्थिक नियोजन ने भारत को जोड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अब गांव अलग नहीं बल्कि शहर का हिस्सा बन चुका है। तो कह सकते हैं पहले दूरी थी अब जुड़ाव है, जैसे पहले मौन था अब संवाद है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 8वां पॉइंट है हमारा शिक्षा का प्रसार। आर्थिक नियोजन के आते ही शिक्षा का प्रसार होने लगा। देश तभी बदलता है जब लोगों की सोच बदलती है और सोच तभी बदलती है जब शिक्षा होती है। आज जो हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अफसर देखते हैं ये सब आर्थिक नियोजन का ही कमाल है। आजादी के पहले क्या हाल था, देश में हर 10 से 8 आदमी निरक्षर थे, न स्कूल, न कॉलेज, न मास्टर। लेकिन जब सरकार ने आर्थिक योजना बनाई तो उसने कहा अब खेत के साथ साथ दिमाग भी उपजाऊ बनाना पड़ेगा। जैसे खेत को उपजाऊ बनाते हो वैसे क्या करना पड़ेगा, दिमाग को भी उपजाऊ बनाना पड़ेगा। तब शुरू हुआ प्राथमिक विद्यालय, फिर हुआ माध्यमिक विद्यालय, फिर क्या हुआ, विश्वविद्यालय बने, IT सेक्टर बने, IIM और नालंदा जैसे संस्था बनी जहाँ देश को सोचने वाले और आगे बढ़ाने के दिमाग तैयार हुए। फिर आया सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और डिजिटल इंडिया से गरीब का बच्चा भी मोबाइल से पढ़ाई करने लगा। तो पहले जहाँ शिक्षा शहरों तक सीमित थी अब गाँवों एवं चौपालों तक पहुँच गई है। तो सरल शब्दों में हम कहें तो आर्थिक नियोजन ने हमें रोटी के साथ साथ क्या दी, रोशनी भी दी और दिमाग को नई दिशा दी। यानी शिक्षा का प्रसार आर्थिक नियोजन की उपलब्धि है जिन्हें भारत को अनपढ़ देश का एक ज्ञानवान राष्ट्र बना दिया। तो हमने देखा भारत में कौन कौन से आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां थी। अब हम देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन से कौन कौन से असफलताएं हैं, यानी आर्थिक नियोजन से कौन कौन से असफलताएं हुई। पहला पॉइंट हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति। अब देश की कमाई तो बढ़ी पर आदमी की जेब में पैसा नहीं गया। क्यों नहीं गया,
क्योंकि लोग भी बढ़ गए, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ी। सोचो अगर एक गांव में 100 लोग हैं, कुल आमदनी 1000 रुपए है तो हर आदमी को 10-10 रुपए मिलते हैं। अगर लोग 200 हो गए तो आमदनी सिर्फ 1200 हुई, तो अब हर आदमी को 6 रुपए ही मिलेंगे। यानी राष्ट्र की कमाई बढ़ी पर आदमी की जेब में उतनी नहीं पहुंची, क्योंकि योजनाओं का फायदा सब का समान रूप से नहीं पहुंचा। गरीबी कम नहीं हुई, अमीर गरीब में फर्क जस का तस रहा। यानी देश की कमाई बढ़ी पर आदमी की जेब धीरे धीरे भरी। फिर आता है अगला पॉइंट, मूल्य में वृद्धि यानी महंगाई। आर्थिक नियोजन के बावजूद भारत में मूल्य वृद्धि यानी महंगाई का एक गंभीर समस्या बनी है। योजनाओं के दौरान कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि हुई, लेकिन मांग में तेजी और आपूर्ति की अनियमितता के कारण मूल्य स्थिर नहीं रह सके। जो डीजल है, खाद्य सामग्री है, कपड़ा है, अन्य वस्तुएं हैं, उसमें कीमतें क्या हुई, लगातार बढ़ने लगी और इसके परिणाम स्वरूप गरीब और मध्यवर्ती परिवार पर वित्तीय दबाव बढ़ा और नियोजन की सफलताओं एवं वितरण तंत्र में कमी और बाजार में नियंत्रण की अपर्याप्तता के महंगाई को नियंत्रित करना कठिन रहा। कहने का मतलब देश में योजनाएं तो आई, लेकिन जो खेत में उपज बढ़ी वो फैक्ट्री चली, लेकिन मांग भी बहुत बढ़ गई। जैसे सामान समय पर नहीं पहुंचा, फल, अनाज, तेल, कपड़ा सब महंगा हो गया और गरीब मध्यम वर्ग को बहुत झटका लगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें उन्हें महंगी लगने लगी। आर्थिक नियोजन के आने से महंगाई भी बढ़ गई। फिर आता है अगला पॉइंट, क्षेत्रीय संतुलन। भारत में आर्थिक नियोजन के बावजूद क्षेत्रीय संतुलन स्थापित नहीं हो पाया, यानी कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक एवं कृषि विकास तीव्र हुआ, जबकि अन्य पिछड़े एवं दूर दराज के क्षेत्रों में विकास गति धीमी ही रही। इससे राज्य और जिलों के बीच असमानता बढ़ी और योजनाओं के अंतर्गत निवेश और संसाधन वितरण की समानता और संरचना की कमी एवं कुशल मानव संसाधन की अनुपलब्धता ने क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के अवसर अधिक रहे, जबकि अन्य क्षेत्र क्या हुए, पीछे रह गए, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक असमानता बनी रही। फिर आता है अगला पॉइंट, चौथा, बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक नियोजन के आने से क्या हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि आई। भारत में आर्थिक नियोजन के बावजूद बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी रही। योजनाओं के माध्यम से उद्योग एवं कृषि में विकास हुआ, परंतु जनसंख्या वृद्धि एवं तकनीक परिवर्तन के कारण रोजगार सृजन अपेक्षित गति से नहीं हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए उपयुक्त रोजगार एवं अवसरों की कमी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की निर्भरता बनी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण एवं बावजूद सभी को नौकरी नहीं मिल सकी। इस प्रकार बेरोजगारी ने सामाजिक तनाव एवं असमानता और आर्थिक विकास की गति को प्रभावित किया। फिर आता है अगला पॉइंट, पांचवा, विदेशी सहायता पर निर्भर। भारत में जो आर्थिक नियोजन आया वो देश ने लंबी अवधि तक विदेशी सहायता पर निर्भरता बनाए रखी। विदेशों से ऋण लिया, अनुदान लिया, तकनीकी सहायता की आवश्यकता भारत को पड़ती रही। तो विशेष रूप से उद्योग, कृषि, बिजली एवं अवसंरचना परियोजनाओं में विदेश से पूंजी एवं प्रौद्योगिकी की मदद ली गई और विदेशी सहायता पर निर्भरता ने आर्थिक स्वावलंबन को प्रभावित किया और इसे विकास की प्रक्रिया में बाहरी कारकों की भूमिका बढ़ा दी। जैसे समय के साथ निर्भरता घटाई गई और शुरुआती दशकों में आर्थिक नियोजन की सफलताओं में गिनी जाती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा कि भारत में आर्थिक नियोजन से कौन कौन से सफलताएं मिली, यानी उपलब्धियां मिली, और कौन कौन से असफलताएं हुई। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक नियोजन की सफलताएं एवं उपलब्धियां या असफलताएं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।